हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और करंट अफेयर के साथ हम डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं। बढ़िया चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एग्जाम रेलिवेंट कुछ भी फालतू की कबाड़ा न्यूज़ नहीं, ना तो कुछ की कबाड़ा की फालतू की इन्फॉर्मेशन। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक जो है बहुत कम रहते हैं तो फिर मोटिवेशन थोड़ा डाउन रहता है। मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 20 लाइक्स का। जो बच्चे देख रहे हैं लाइक करके ही आगे बढ़ें। शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन से जो मैंने आपसे कल पूछा था। हर एक क्लास के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर किया करें कि PM-KKY स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रधानमंत्री तो ठीक था, क्षेत्र कल्याण योजना। पहले के का मतलब क्या था? तो इसका सही जवाब था, पहले के का मतलब था खनिज। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। केवल एक बच्चे ने इसका सही जवाब दिया है। ये जो योजना है किस लिए चालू करी गई है कि जो माइंस से अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं या फिर माइन से अफेक्टेड जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलाई जाएं, उसको लेकर के योजना काम करती है। एक सवाल जो आपको इसका जवाब मैं इसी क्लास के आपको अंत में दूंगा कि एक इस तरह का लोन जो कि लो इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट रेट से शुरू होता है लेकिन बाद में उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जवाब जानने के लिए बने रहिए। पहला सवाल, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो कि अब इफेक्ट में आ चुका है, इसके जो तीन प्रोविजंस हैं वो 4 जुलाई को नोटिफाई किए गए। इससे पहले 26 जून को नोटिफाई किया गया था। तो 26 जून से ये अस्तित्व में आया हुआ है। इसने कौन से दो कानूनों को रिपील कर दिया? मतलब उन दो कानूनों की अब कोई जगह नहीं, अब केवल टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत ही सारे फैसले होंगे। तो ये कानून कौन सा है? तो लिखा है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ज़्यादातर बच्चे ए वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जबकि गलत है ये। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी वाला, कि बोथ ए एंड बी, ये दोनों कानूनों को अब इस नए कानून ने ख़त्म कर दिया है। अब इसके जो प्रोविजंस आ रहे हैं उसको लेकर के आप ये भी देखेंगे कि जो नए कानून आए हैं इनको लेकर के व्हाट्सअप फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि अब कॉल रिकॉर्ड करी जाएगी और क्या किया जाएगा। वो सब भ्रम है नए कानून के आने की वजह से, और कुछ नहीं। लिखा गया है एज पर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन इफ सच पर्सन हैज़ एटलीस्ट डैश ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कि मतलब अब जो ट्राई का चेयरमैन होगा उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहली चीज़ तो सेक्रेटरी लेवल का वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो ही नहीं सकता, उस लेवल का भी होगा तो उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम इंडस्ट्री में। तो एटलीस्ट कितने साल का? तो एटलीस्ट 30 साल का। चेयरमैन के लिए 30 साल का है, और जो भी ट्राई के मेंबर्स होंगे उनके लिए 25 साल का अनुभव होना चाहिए। तो उसके क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैंडेट किया हुआ है कि जो BIS स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से तरह के जो बर्तन हैं उनके लिए अब लागू होंगे। मतलब अब इस तरह के बर्तन के पीछे ISI मार्क लगा होना ज़रूरी है, और नहीं पाया जाएगा तो उसके लिए अपने जो भी पेनाल्टीज़ या जो भी सजाएं हैं वो निर्धारित करी गई हैं। तो इसका सही जवाब है वो है ए एंड बी बोथ, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, मतलब ई वाला ऑप्शन इसका सही है। इन दोनों तरह के बर्तन के लिए BIS ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स निकाले हैं कि भाई इनका मेजरमेंट कैसे करेंगे, कितने बड़े होने चाहिए, क्या क्या, जैसे स्टील भी बनता है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स पढ़ने चाहिए लोहे के साथ में, सब कुछ का पूरा एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा जो भी ये बर्तन बनाते हैं, और फिर उसको ट्रेडमार्क कर मतलब उसको मार्क करवाना होगा, ISI मार्क करवाना होगा, ताकि वो पता चल सके कि बर्तन जो बने हुए हैं वो सही स्टैंडर्ड में है। कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, स्टील का ही बर्तन है। अब देखिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें लगता तो नहीं है कि इससे कुछ होने वाला है, लेकिन ये हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब अगर सही मात्रा में सही चीज़ें नहीं पड़ती हैं तो सेहत पे वो बुरा असर भी डालती है। और इसको लेकर के एक पुरानी न्यूज़ है कि यूरोप में जो भारत के गए हुए बर्तन थे स्टेनलेस स्टील वगैरह के, उनको लौटा दिया गया था क्योंकि उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी मात्रा तय मात्रा से ज़्यादा पाई गई थी, या फिर वो उनके स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतर रहे थे। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को रखा गया है ताकि सारे बर्तन सही तरीके से बने। अगला सवाल है, द वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज़ गॉन अप टू रिकॉर्ड हाई फिगर दैट इज डैश करोड़, रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 16.7%। मतलब भारत में जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया हुआ है, और इसको लेकर के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी इस बात को बताया है
कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो भारत में अब साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, और पिछले साल से अगर तुलना करें तो इस बार 16.7% की जो बढ़ोतरी हुई है देखी गई है, अभी तक की सबसे हाईएस्ट जो फिगर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू के टर्म में अगर देखा जाए तो अब पहुंच चुका है 1.27 लाख करोड़ के पास। मतलब अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो 1,26,878 या 76 ऐसे करके कुछ आंकड़ा है, मतलब उसको राउंड ऑफ करके 1.27 लाख करोड़ बताया जा रहा है। यहाँ पर एग्जैक्ट आंकड़ा लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में जो टोटल प्रोडक्शन था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो 1,08,684 था, अब ये बढ़ करके 1,26,887 करोड़ हो चुका है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो टोटल यहाँ पे डिफेंस का प्रोडक्शन हुआ है, इसमें जो डिफेंस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर जो अदर PSUs हैं उनका लगभग आप कह सकते हैं 80% योगदान है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका 21% या 20% योगदान यहाँ पे है। तो आप ये देखेंगे कि इंडिया में ना सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर है वो आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है इस डिफेंस के फील्ड में आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स की संख्या जो पहले बहुत कम हुआ करती थी डिफेंस में, अब स्टार्टअप्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। ये एक इसका ग्राफ भी दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं हर साल 19-20, 20-21 से कैसे जो प्रोडक्शन है बढ़ता जा रहा है। ये जो रेड यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है, और ये जो है ये जो डिफेंस सेक्टर के PSUs हैं उनका प्रोडक्शन का लेवल है। आगे देखते हैं इंडियन रेलवेज़ के का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, और ये कहाँ पे है, वडोदरा में। पहली चीज़ तो आप ये भी ध्यान करके रखिए कि गति शक्ति विश्वविद्यालय अपनी तरह का एक पहला विश्वविद्यालय है, यूनिक विश्वविद्यालय है, जो कि वडोदरा गुजरात में खोला गया है, तो ये पता होना चाहिए। तो इस विश्वविद्यालय ने किसके साथ है एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च। तो एरोस्पेस टीचिंग रिसर्च के लिए इसने साइन किया हुआ है एयरबस के साथ, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। एयरबस के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसमें जो मतलब किस लिए किया गया है, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एयरबस विल पार्टनर फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इन द एविएशन सेक्टर। और इसमें इस स्कीम के तहत या फिर जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि जो स्कॉलरशिप होगी वो फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा 40 GSV स्टूडेंट्स के लिए, मतलब गति शक्ति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द एंटायर प्रोग्राम ड्यूरेशन, सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट अ GSV एज वेल एज द एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर पोजीशन एट GSV। तो यहाँ पर मतलब 40 बच्चों को पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी, पूरे प्रोग्राम के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा GSV में, और एक एविएशन प्रोफेसर चेयर भी यहाँ पे पोजीशन करी जाएगी GSV में। तो ये सारे इसी एग्रीमेंट का पार्ट हैं। अगर हम बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय की, जो कि वडोदरा में स्टैब्लिश हुआ है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2022, लिखा है किसके लिए हुआ है, फॉर क्रिएटिंग बेस्ट इन क्लास मैन पावर एंड टैलेंट फॉर द इंटायर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर, कि जो पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, मतलब जो माल की आवाजाही वाला पूरा सेक्टर है, इसके लिए स्पेशली या डेडिकेटेड जो मैन पावर और टैलेंट है वो क्रिएट करने के लिए। अब इसमें सिर्फ रेलवे नहीं आती है, इसमें रेलवे तो आएगी ही आएगी, रेलवे के साथ साथ जो पोर्ट्स अथॉरिटीज़ या शिप हैं या पोर्ट हैं वो भी आते हैं, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो भी आती है, रेलवे भी आता है, रोड भी इसमें आता है। तो मतलब जितने भी तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के, सब के लिए ये काम करता है विश्वविद्यालय। लिखा गया है दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है GSV। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड साइंस MOU टू फैसिलिटेट ग्रीन मोबिलिटी डैश फॉर SHG वुमेन ऑफ डे NRLM। तो ये जो ग्रीन मोबिलिटी है इसका नाम क्या है आपको बताना है, मतलब ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, एक तो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की, एक है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ये सब्सिडरी है EESL की, जो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है। तो EESL जो है एक स्टेट ओन कंपनी है, तो इसकी सब्सिडरी है, इसने MOU साइन किया हुआ है ग्रीन मोबिलिटी के लिए। और किसके लिए किया ये भी ध्यान रखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन, मतलब WSHGs के लिए, और किसके, डे NRLM के लिए। तो इसका नाम रखा गया है स्त्री, बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। और ये जो स्त्री है ये एक तरह का एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म इसकी है सस्टेनेबल T से ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल। मतलब यहाँ पे जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिलाएं हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं,
उनको ट्रांसपोर्ट के लिए क्या मुहैया कराई जाएगी, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स जो है वो प्राप्त होंगी, मतलब ई बाइक्स प्राप्त होंगी। और बताया गया है कि इसका जो पूरा एम क्या है, हिस्ट्री इंटेंट्स टू एम्पावर द रूरल इकोनॉमी स्पेशली द रूरल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू ग्रीन मोबिलिटी थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बाइसिकल। वही जो मैंने ऊपर बताया कि वही सारी यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि वो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सके और आने जाने के लिए भी उनको सुविधाएं प्राप्त हो सके। अगर हम बात करें डे NRLM की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। और कन्वर्जेंस की मैंने बात करी, ये सब्सिडरी है किसकी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। जो आप देखते होंगे ना बल्ब वगैरह के पीछे, उसके पीछे आप स्टार लगे देखते हैं, तो वो सारे काम इसी के द्वारा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिविल पार्टनर टू लॉन्च डैश प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब वुमेन को लेकर के जो भी ऐसे पार्टनरशिप या MOUs होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट में इसे WEP कहते हैं, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर आपने देखा होगा, बैंक की तैयारी करते हैं तो वहाँ लिख के आता है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए वरना भर्ती नहीं हो पाएगी, तो वही सिविल की बात यहाँ पे चल रही है। तो सिविल स्कोर मतलब ट्रांस यूनियन जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने WEP के साथ पार्टनरशिप करी है, किसके लिए, तो ये लिखा हुआ है वो प्रोग्राम आपको बताना है, टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका नाम है शहर, बी वाला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। एक्रोनिम तो इसका अभी तक नहीं है, ये शहर नाम से ही ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है। किसके लिए है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो शहर जो प्रोग्राम है ये क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है, मतलब जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करी जाएगी, बढ़ाई जाएगी, जो फाइनेंस या फिर जो फाइनेंस एंड एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग क्रेडिट को लेकर के कैसे मतलब उनको कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग मिल सकती है, जो फाइनेंसिंग मिले उसको कैसे मैनेज करना है, एक्सेस करना है, वो सारी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाइए। कई बार ऐसा होता है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सही चीज़ें नहीं पता होती, कहाँ से उनको लोन मिल सकता है उनके MSMEs के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। इसमें बताया गया है कि इंडिया है 63 मिलियन MSMEs आउट ऑफ विच 20% आर वुमेन ओन्ड, मतलब कि 63 मिलियन MSMEs हैं भारत में, जिसमें से 20% तो वुमेन ओन्ड है। और इसमें बताया गया है कि 27 मिलियन लोग जो है काम करते हैं इन MSMEs में। लिखा हुआ है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है जो कि नीति आयोग के द्वारा इंक्यूबेटेड है। और इसका एम क्या है, टू क्रिएट इनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनका जो मतलब ये पूरा जो इकोसिस्टम है MSMEs का, इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की भी बढ़ोतरी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ सकें और उनको हर तरह से जो मदद मिल सकती है, चाहे वो इस तरह से अवेयरनेस फैलाने की हो या फिर किसी तरह की फाइनेंशियल नीड की हो, उन सब तरह के लिए काम करता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कियर स्टारमर बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, तो ये बने हैं ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के, नॉर्वे के, स्वीडन के। तो इसका सही जवाब होगा बी के। आप कहेंगे ब्रिटेन के नहीं है क्या, नहीं, ब्रिटेन ये आज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन सेम चीज़ें हैं, यूनाइटेड किंगडम ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे ऋषि सुनक, जिनकी पार्टी को इस बार के इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। और कियर स्टारमर जो हैं वो लेबर पार्टी के हैं और लेबर पार्टी ने इस बार 412 सीट जीती है 650 में से, तो मतलब इनको बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री प्राप्त हुई है। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है लंदन है और करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। अब ये यूरोप से मतलब बाहर आ चुका है। और यहाँ पे एक मैप्स है, मैं आपको बता दूँ कि इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम जैसे बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये पूरा एरिया, मैं इसको रेड कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा, ये जो पूरा एरिया यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ आयरलैंड कहते हैं इसको। और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया, तो ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। ये वाला पूरा एरिया यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ पार्ट को निकाल दूँ, जैसे कौन से पार्ट को, मैं नॉर्थ जो आयरलैंड वाला पार्ट है इसको निकाल दूँ और ये आइल ऑफ मैन वगैरह इसको निकाल दूँ, तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, है ना। ये एरिया ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, ब्रिटेन। और इसमें अगर मैं स्कॉटलैंड को निकाल दूँ, तो वेल्स को निकाल दूँ, तो ये जो अंदर वाला पार्ट ऐसे बचता है यहाँ से लेकर के कुछ यहाँ तक,
ये क्या कहलाता है, इंग्लैंड कहलाता है। तो अगर हम देखें ग्रेट ब्रिटेन को, तो ये छोटे छोटे कंट्रीज से मिल करके बन के, मतलब यूनाइटेड किंगडम को, तो ये छोटे छोटे कई सारे इसमें कह सकते हैं देश है, स्टेट्स हैं जिनसे मिल करके बना है। ये एक आयरलैंड है जो अपने आप में एक देश है, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो ऐसे जैसे स्कॉटलैंड हो गया, ये नॉर्दर्न आइलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, आइल ऑफ मैन जैसे कई सारे छोटे मोटे यहाँ पे द्वीप भी हैं, वो भी इसके पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 4 सिटीज़ हैं, जमशेदपुर, शिलोंग, कोलकाता और कोकराझार। ये होस्ट करेंगे 133rd एडिशन ऑफ इंडियन ऑयल डूरंड कप। तो ये जो डूरंड कप है इसको होस्ट करने वाले हैं। अब आपको ये बताना है कि जो डूरंड कप है ये कौन सा टूर्नामेंट है, कौन से खेल से संबंधित है। तो बहुत फेमस है और इसको लेकर के एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, फुटबॉल। तो फुटबॉल से रिलेटेड है ये डूरंड कप, और इसका 133वां एडिशन है। मतलब सोचिए कब से ये आयोजित हो रहा है। और इसमें जो जमशेदपुर और शिलोंग हैं, ये न्यू सिटीज़ हैं जहाँ पर डूरंड कप होगा इस बार, अभी तक नहीं हुआ था। इसमें अगर हम बात करें, डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस बार 24 टीमें भाग ले रही हैं डूरंड कप में। ये इसकी ट्रॉफीज़ हैं, जो 3 ट्रॉफीज़ अनवील किया गया है। और अगर डिफेंडिंग चैंपियन की बात करें तो मोहन बागान सुपर जायंट इसके डिफेंडिंग चैंपियन है। सबसे ज़्यादा बार मोहन बागान ने 17 बार जो है इस चैंपियनशिप को जीत रखा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ डैश हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट फॉर ईयर 23-24। तो FATF के बारे में मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में डिटेल में बता रखा है, संस्था कब बनी थी, क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, सारी चीज़ें। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए कहता हूँ डायरेक्ट आप एक ही वीडियो मत देखिए, पूरा लाइन से फॉलो करते रहेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें कनेक्टेड से फील होंगी। तो FATF ने म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट निकाली है 2023-24। इसके लिए इसने मुथूट फाइनेंस, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको जो है सेलेक्ट किया है। अब मुथूट फाइनेंस को सेलेक्ट किया है क्यों, मतलब NBFCs में अगर पूरे ग्रुप को एज अ NBFC देखा जाए तो उस पूरी NBFC की हेल्थ क्या है और उसमें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं और वो सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, उसके लिए इसने मुथूट फाइनेंस को पिक किया है, जो कि मुथूट फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब इसका मतलब क्या है कि मुथूट टू रिप्रेजेंट इंटायर NBFC इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग देयर ऑन साइट इवेल्युएशन इन नवंबर 2023। मतलब ये इवेल्युएशन पिछले साल नवंबर 2023 में हो चुका है। इसके लिए FATF ने मुथूट को चूज़ किया था। FATF की बात करें तो इसने इंडिया को अपनी रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में प्लेस कर रखा है और एक सिलेक्टेड ग्रुप है। इसमें G20 के 4 और देश हैं और इंडिया भी इसका पार्ट है। मतलब अगर हम देखें FATF में, जैसे पाकिस्तान वगैरह को देखते हैं हम कि ग्रे लिस्ट में पड़े हैं, कहीं ब्लैक लिस्टेड होने की कगार पे रहते हैं, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है। इंडिया की कंडीशन FATF में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। अभी FATF को लेकर एक न्यूज़ आई थी कि जो तुर्की है, जिसको टर्की भी कहते हैं, उसको जो है ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। तो वही न्यूज़ थी जहाँ पे मैंने आपको ये डिटेल में बताया था। मुथूट ग्रुप की अगर बात करें तो इसके चेयरमैन है जॉर्ज जैकब मुथूट और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में पड़ता है। ये एक NBFC है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। धीरेन्द्र ओझा को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ। तो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ये PIB के, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सी वाला ऑप्शन से ये है, क्योंकि PIB से ही बहुत सारी न्यूज़ें करंट अफेयर में भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलती हैं। और इस पद के साथ साथ इनको अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सरकार के प्रमुख स्पोक्स पर्सन ये नियुक्त किए गए हैं। ये दोनों इनके पास होंगी पोजीशंस। इससे पहले ये CBC में थे, CBC के DG थे। CBC के DG होने के नाते फिर इनको PIB का DG बनाया गया है। लिखा गया है डैश हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज़ अनाउंस चेंजिंग ऑफ इट्स नेम टू सम्मान कैपिटल लिमिटेड। किसने अपना नाम बदल करके सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर लिया है, और इसको लेकर के जो इनकॉर्पोरेशन है वो सारे पेपर मिल चुके हैं, इसको RBI से भी परमिशन मिल चुकी है। तो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये और ऑप्शन सही है। मतलब और कुछ तो इसमें चेंज नहीं होगा, बस नाम इसका चेंज करके सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है द सेंटर ऑन 4 जुलाई 2024 नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस शील नागू एज अ चीफ जस्टिस ऑफ। कहाँ के चीफ जस्टिस, कौन से हाईकोर्ट के बनाए गए हैं शील नागू जो जस्टिस हैं, इनको कहाँ का चीफ जस्टिस बनाया गया? तो ये बने हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन टिल मार्च डैश।
जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, जिसमें टोटल 100 सिटीज़ को टारगेट रखा गया है कि उनको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मतलब वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे हवा पानी सब कुछ शुद्ध होगा, और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित होंगी। नागरिकों का जीवन जो होगा, या आप कह सकते हैं उसको और ऊपर उठाया जाएगा, जो जीवन यापन है उसको और ऊपर उठाया जाएगा इन सब को लेकर के। तो स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसमें अगर आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहें तो आप ऐसे जान सकते हैं कि इसमें जो अभी तक के 90% जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो चुके हैं, बाकी के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे टाइम मांगा गया है। लिखा डैश वॉज फॉर्मली एक्सेप्टेड एज द 10th मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं, जिसकी बैठक अभी कहाँ पे हुई थी? अस्ताना में हुई थी, कजाकिस्तान की राजधानी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। अब भारत के प्रधानमंत्री रशिया के दौरे पे जा रहे हैं। SCO में भारत और पाकिस्तान दोनों पहले से ही मेंबर हैं, और इसकी स्थापना चाइना और रशिया ने मिलकर के करी थी। और चाइना का जो यहाँ पे प्रभाव है SCO में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, इसको लेकर के ही एक तरह से प्रोटेस्ट के तौर पे देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं शामिल होते। हालांकि रीज़न दिया गया था कि संसद का सत्र चल रहा है, इस वजह से शामिल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो शामिल किया गया है 10वें मेंबर के तौर पे वो है बेलारूस। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ADB और NG ग्रुप ने साइन किया है एक लॉन्ग टर्म का लोन, किसके लिए? फॉर 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्केनिक पावर प्लांट के लिए। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और NG ग्रुप ने साइन किया हुआ है, और ये लगाया जाएगा सुरेंद्र नगर में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कितने का है? 400 मेगावाट सोलर पावर का ये पावर प्लांट है। और अगर इसमें बात करें लोन कितने का है तो 14.6 बिलियन इंडियन रुपीज़ का है, मतलब 14.6 बिलियन इंडियन रुपीज़, डॉलर में नहीं है। अब प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये भारत का जो एम है उसको अचीव करने में मदद करेगा। भारत का एम है 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो 2030 तक भारत का ये प्लान है कि 500 गीगावाट तक का जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उससे एनर्जी हमें प्राप्त होने लगे, उसमें ये हेल्प करेगा। ये 400 मेगावाट है। भारत का जो टारगेट है 500 गीगावाट का है, ध्यान रखिएगा। और इंडिया ने ये कमिट किया हुआ है कि नेट ज़ीरो हो जाएंगे 2070 तक, मतलब 2070 तक इंडिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कार्बन निकलेगा, है ना। तो उसके लिए भारत काम कर रहा है एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर। फिर यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया ने होस्ट किया है 5G 6G इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करी है, और ये सितंबर मंथ में ऑर्गेनाइज करेगा। कब? जब WTSA 2024 होगा, मतलब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली होगी, आउटरीच सेशन होगा, तब भारत जो 5G 6G इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का हैकाथॉन है वो ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया में। और एक और है कि DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने मिलकर के एक MOU साइन किया है न्यू दिल्ली में। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क एंड असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया। तो भारत में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसके असेसमेंट और फ्रेमवर्क के लिए ये MOU साइन किया गया है। अगला यहाँ पे सवाल है कि हेमंत सोरेन ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, कहाँ के? झारखंड के। बहुत सारे बच्चे राज्य में कन्फ्यूज हो सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। इससे पहले चंपाई सोरेन थे, उससे पहले हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी ED के द्वारा, फिर चंपाई सोरेन बने थे। हेमंत सोरेन को बेल मिल गई, चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन फिर से बन गए झारखंड के मुख्यमंत्री। एक और सवाल है कि 57th जो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस है, आशियन कंट्री जिनको कहा जाता है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो या बैठक है वो हुई कहाँ पे? तो वो हुई लाओस के कैपिटल वियंटाइन में। ये याद रखिएगा कहाँ पे, खास तौर पे देश कौन सा है वो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कुछ बैंकिंग और स्टैटिक जीके की। आपने देखा होगा कुछ सवाल थे जिनको मैंने कट टू कट ही रखा। उसका रीज़न ये था कि उसमें अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी दूँ तो आपके उतने एग्ज़ाम के लिए लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं, केवल वो अपना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आप रख सकते हैं कि अच्छा ये भी है ये भी है, एग्ज़ाम के लिहाज से नहीं। इसलिए जो एग्ज़ाम के लिहाज से वहीं पर एक्सप्लेनेशन है, एग्ज़ाम के लिहाज से जो जितना है बस उतना ही रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था शुरुआत में कि कौन सा वो लोन होता है जिसमें शुरुआत में तो इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन
समय बढ़ने के साथ जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ता जाता है, या एक फिक्स टाइम के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो इस तरह का जो लोन होता है उसको टीजर लोन कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। टीजर लोन का मतलब है कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि हाँ अच्छा आ जाइए, लोन हमारा इतना कम है, कस्टमर आएगा और फिर जो लोन पीरियड मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद वो लोन जो रहता है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके दिया जाता है, जिसे टीजर लोन कहा जाता है। एक और सवाल करते हैं कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? तो इसकी रेगुलेशन अथॉरिटी कौन है? तो वो है सिडबी। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिडबी। जब सिडबी को बनाया गया था तब की ये बात है, बहुत पहले की बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगी। जब सिडबी को बनाया गया था ये टाउट किया जा रहा था कि सिडबी एक अपने आप में ऐसी बॉडी होगी जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं करेगा, बल्कि ये रेगुलेट करेगी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वगैरह को। लेकिन फिर आरबीआई की आपत्ति आई थी कि ठीक है आपको करना है, लेकिन आपको रेगुलेट हम करेंगे, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आती है और ये आई5 में आप इसको लेते हैं सिडबी को। सिडबी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इसका कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा कि स्विफ्ट जो कोड होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में प्रयोग किया, जैसे आईएफएससी कोड होता है, जब हम डोमेस्टिकली कुछ भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आईएफएससी कोड लगाते हैं, लेकिन स्विफ्ट कोड लगाते हैं जब हम बाहर से पैसा मंगा रहे होते हैं और यहाँ से पैसा भेजना होता है कहीं और, तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। तो उसी का फुल फॉर्म बताया जा रहा है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड डैश फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें आई का मतलब क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, और आपको आता है तो बताइएगा, वरना सर्च कर लीजिएगा। कल इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, कितने नंबर का होता है, क्या काम करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।